नमस्कार दोस्तों, एक्सेल यूनिवर्स चैनल पे फिर से आज आपका स्वागत है फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। उसमें अपन इंक्लूड करेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट को, फोकल स्पॉट एरिया को, ठीक है, जिसको फर्दर डिवाइड कर रखा है एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट। फिर अपन बात करेंगे हील इफेक्ट के बारे में, ठीक है। एनोड एंगल क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज अपन टारगेट को एकदम डिटेल में देखेंगे कि टारगेट के अंदर एक्चुअल में फोकल स्पॉट होता क्या है। अगर आपने हमारे टारगेट वाले और कैथोड वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को फोकल स्पॉट साइज से। फोकल स्पॉट एरिया होता क्या है एक्चुअल में? टारगेट का वह एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उससे टकराते हैं, ठीक है, और जहाँ से रेडिएशन इमिट होती है, जितने एरिया से रेडिएशन इमिट हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं, फोकल स्पॉट कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, फोकल स्पॉट, ठीक है। इसे अपन ए बी से डिनोट कर रहे हैं और जहाँ से निकल रही है उस एरिया को अपन सी डी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा, टारगेट का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, टारगेट की सरफेस से जितने एरिया को कवर करते हुए इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं उस एरिया को अपन क्या कह रहे हैं, और जहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है उस एरिया को मिला के अपन क्या कह रहे हैं, फोकल स्पॉट एरिया। अब उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल एरिया। ये हो गया आपका एक्चुअल फोकल एरिया और ये हो गया आपका इफेक्टिव फोकल एरिया, ठीक है। तो टारगेट का वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, कैथोड से निकल के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं उसे अपन कह रहे हैं एक्चुअल फोकल एरिया, और टारगेट का वो एरिया जहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है उसे अपन क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव फोकल एरिया। अब देखिए दोस्तों, जो फोकल स्पॉट की जो साइज़ है, ठीक है, अगर अपन उसको स्मॉल रखते हैं, ठीक है, अगर स्मॉल फोकल स्पॉट है, ठीक है, तो क्या होगा, पिक्चर शार्पनेस तो अच्छी आएगी, इम्प्रूव होगी, बट जो टारगेट की सरफेस पे जो हीट आ रही है वो उसको रिमूव करना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, वहाँ से हीट को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन फोकल स्पॉट को लार्ज साइज़ का कर देते हैं, फोकल स्पॉट को क्या कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, तो हीट तो क्या हो रही है, वहाँ से रिमूव हो रही है, हीट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, बट जो पिक्चर शार्पनेस है वो क्या हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अपन फोकल स्पॉट एरिया की साइज़ कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हीट भी इजीली रिमूव हो जाए, ठीक है, हीट भी क्या हो जाए, इजीली रिमूव हो जाए, और पिक्चर शार्पनेस भी क्या है, अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं उसे अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो इफेक्टिव फोकल एरिया है, ठीक है, जहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है, एक्सरे इमिट हो रही है टारगेट के सरफेस से, उसको अपन हमेशा क्या करते हैं, कम रखते हैं कंपेयर टू एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो इफेक्टिव फोकल एरिया, ठीक है, इफेक्टिव फोकल एरिया इज़ ऑलवेज लेस देन एक्चुअल फोकल एरिया, ठीक है। एक्चुअल फोकल एरिया के कंपेयर में क्या होता है, इफेक्टिव फोकल एरिया हमेशा कम रखा जाता है ताकि हीट भी क्या हो, वहाँ से इजीली रिमूव हो जाए और पिक्चर शार्पनेस भी क्या है, अच्छी है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, ये आपका कैथोड हो गया जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका एनोड हो गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के जितने एरिया पे टकरा रहे हैं वो आपका एक्चुअल फोकल एरिया हो गया, और जितने एरिया से रेडिएशन इमिट हो रही है उसे अपन क्या नाम दे दिया, सी डी। अब इसका फॉर्मूला भी अपन ने देखा कि ये जो सी डी है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, किससे, एक्चुअल फोकल स्पॉट से क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, ताकि हीट भी इजीली रिमूव हो जाए और पिक्चर शार्पनेस भी क्या है, अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन, ये जो फोकल स्पॉट है इसको किन डिवाइसेस से मेज़र करते हैं। अब जो फोकल स्पॉट साइज़ की बात की जाएगी वो एक्चुअल में अपन बात करेंगे इफेक्टिव फोकल एरिया की बात करेंगे दोस्तों, और मेज़र भी इसी को ही किया जाता है, जितने एरिया से रेडिएशन इमिट होती है उसे ही मेज़र किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मेज़र किस किस से करते हैं अपन, कुछ डिवाइसेस होते हैं, उनके नाम है पिन होल कैमरा, स्लिट कैमरा और स्टार पैटर्न, ठीक है। फोकल स्पॉट जो साइज़ है वो कितनी रखी गई है दोस्तों, 0.3 mm से 2 mm स्क्वायर, कितनी रखी हुई है, 0.3 mm से 2 mm स्क्वायर। अभी अपन ने बात करी दोस्तों, जो फोकल स्पॉट है उस पर क्या क्या चीज़ें डिपेंड कर रही है, पिक्चर शार्पनेस और रेजोल्यूशंस भी फोकल स्पॉट पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि
फोकल स्पॉट साइज़ अगर अपन डाउन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, पिक्चर शार्पनेस अच्छी आती है, बट हीट रिमूव डिफ़िकल्ट हो जाती है और रेजोल्यूशंस भी क्या हो जाता है, अच्छा आता है। बट फोकल एरिया को लार्ज कर देते हैं तो पिक्चर शार्पनेस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है और हीट रिमूव हो जाती है। तो उसके लिए फोकल स्पॉट की साइज़ कुछ इस तरीके से रखी जाती है कि पिक्चर शार्पनेस भी अच्छी आए और हीट भी वहाँ से क्या हो जाए, ईजिली रिमूव हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों लाइन फोकस प्रिंसिपल की। लाइन फोकस प्रिंसिपल की बात करेंगे दोस्तों। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट से क्या टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। अब ये इस एरिया की अपन ने बात की थी, इसको क्या बता दिया था, ए बी, विच इज़ एक्चुअल फोकल स्पॉट एरिया, और इस एरिया को अपन ने क्या नाम दे दिया था, इफेक्टिव फोकल एरिया। ठीक है, टारगेट में अपन क्या देते हैं, कुछ एंगल देते हैं, टारगेट की सरफेस में कुछ एंगल रखा जाता है। वो क्यों रखते हैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट के लार्ज सरफेस एरिया पे टकराते हैं और जो रेडिएशन इमिट होती है वो स्मॉल एरिया पे क्या होती है, इमिट होती है, स्मॉल एरिया से निकलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, पिक्चर शार्पनेस भी अच्छी आती है और हीट रिमूव भी क्या हो जाता है, ईजिली हो जाता है। ठीक है, उस एंगल की वजह से होता है ये। ठीक है, जितना एंगल रखते हैं अपन उतनी ही रेडिएशंस क्या निकलती है, कैथोड की तरफ निकलती है। ठीक है, कैथोड की तरफ निकलनी कम होती है, वो एनोड की तरफ भी निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं CD इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा। अब CD क्या है आपका यहाँ पे, इफेक्टिव फोकल एरिया, वो भी अपन ने बात करा था। AB क्या है यहाँ पे, एक्चुअल फोकल एरिया विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्टिव फोकल एरिया, एंड साइन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ट्यूब एंड द टारगेट सरफेस। टारगेट सरफेस और एक्सरे ट्यूब का जो सेंट्रल एक्सिस है, अब सेंट्रल एक्सिस कहाँ से लेते हैं अपन, जो एक्सरे ट्यूब है दोस्तों आपकी ये, ठीक है, इसका सेंट्रल एक्सिस कहाँ से लेंगे अपन, ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो यहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ रहता है जहाँ से रेडिएशंस इमिट होती है, तो उससे अपन उसका सेंट्रल एक्सिस मेज़र करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों, इस एंगल को ही क्या कहते हैं अपन, एनोड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एनोड एंगल कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों थीटा क्या है, एनोड एंगल है। वो क्यों दिया जाता है वो आगे अपन बात करेंगे। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट के लार्ज फोकल एरिया पे टकराते हैं। ठीक है, और एनोड के अंदर क्या दिया जाता है, एक स्मॉल एंगल दिया जाता है। ठीक है, उसका क्या रीज़न है वो आगे अपन बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे लार्ज एरिया में, जिससे क्या हो रहा है, पिक्चर शार्पनेस जो हीट है वहाँ से वो इजीली रिमूव हो रही है और जो पिक्चर शार्पनेस है वो अच्छी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्सरेज इमिट हो रही है वो टारगेट के एक स्मॉल एरिया से इमिट हो रही है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ अपन ने फॉर्मूला देख लिया है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लोडिंग गेन की। तो लोडिंग गेन क्या होता है दोस्तों, लोडिंग गेन होता है एक्चुअल फोकल एरिया और इफेक्टिव फोकल एरिया का रेशो ही क्या होता है, लोडिंग गेन होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों अपन, जो एक्चुअल फोकल एरिया है वो हमेशा ग्रेटर होता है कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल एरिया। ठीक है, कंपेयर टू इफेक्टिव फोकल एरिया के कंपैरिजन में एक्चुअल फोकल एरिया हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसकी वैल्यू अपन देख सकते हैं 1 से हमेशा ज़्यादा ही आएगी, तो वो लोडिंग गेन होता है। लोडिंग गेन क्या होता है, एक्चुअल फोकल एरिया और इफेक्टिव फोकल एरिया का जो रेशियो है वही लोडिंग गेन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे एनोड एंगल की। एनोड एंगल क्या होता है दोस्तों, अभी अपन ने बात करी, दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, या आपका एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पर ये इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। ठीक है, इतने एरिया पे इसको अपन ने क्या कहा था, एक्चुअल फोकल एरिया। और जिस एरिया से रेडिएशंस निकल रहे उसको अपन ने क्या कहा था, इफेक्टिव फोकल एरिया। क्या कहा था दोस्तों, इफेक्टिव फोकल एरिया। ये आपका हो गया एक्चुअल फोकल एरिया। ठीक है, अब ट्यूब का जो सेंट्रल एक्सिस था वो कहाँ से लिया था अपन ने, ट्यूब विंडो से, जहाँ से रेडिएशंस क्या हो रही है, एक्सिस ट्यूब से इमिट हो रही है और पेसेंट की तरफ आ रही है। ठीक है, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ट्यूब विंडो कहते हैं, जो बेरिलियम की बनी होती है बेसिकली। तो वहाँ से उसका जो सेंट्रल एक्सिस लिया जाता है ये हो गया आपका। और एनोड का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे अपन क्या कह रहे हैं दोस्तों, एनोड एंगल कह रहे हैं। उसे क्या नाम दिया जा रहा है, एनोड एंगल नाम दिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये एनोड एंगल है। ठीक है,
अब एनोड एंगल का क्या इफेक्ट है दोस्तों, एनोड एंगल एक्चुअल में हील इफेक्ट को कम करने के लिए दिया जाता है ताकि जो रेडिएशंस है वो एनोड की तरफ भी आ सके। अगर एनोड एंगल जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा जो रेडिएशंस है वो किसकी तरफ जाएगी दोस्तों, कैथोड की तरफ जाएगी। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। एनोड एंगल क्या है, एनोड एंगल इज द एंगल बिटवीन द एनोड एंगल इज द एंगल बिटवीन द टारगेट सरफेस टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एक्सरे ट्यूब। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करेंगे एंजियोग्राफी के अंदर वो जो एनोड एंगल यूज़ करते हैं वो 6 डिग्री का यूज़ करते हैं। एंजियोग्राफी होती क्या है एक्चुअल में दोस्तों, एंजियो का मीन्स होता है वेसल्स। एंजियो का मीन्स क्या होता है, वेसल्स, और ग्राफी का मतलब उसकी रेडियोग्राफ लेना या रेडियोलॉजिकल इमेजेस लेना ही एंजियोग्राफी होती है दोस्तों। उसमें एक्चुअल में करते क्या हैं अपन, ये एक कैथले प्रोसीजर होता है। हार्ट वाले पेशेंटों के अंदर क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंटों की एंजियोग्राफी की जाती है। उनके अंदर एक वायर डाला जाता है, कैथेटर डाला जाता है। ठीक है, और उस कैथेटर डाला जाता है तो वो किसके अंडर में डाला जाता है, कैथले प्रोसीजर होता है। तो उस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कहते हैं। उसके अंदर डाई वगैरह डाली जाती है ताकि वेसल्स प्रॉपर्ली दिखाई दे। आने वाली वीडियोस में अपन एंजियोग्राफी को भी कवर करेंगे। तो उन मशीनों के अंदर जो एनोड एंगल यूज़ करते हैं दोस्तों वो 6 डिग्री का यूज़ किया जाता है। जबकि अपने जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल एक्सरे हैं जिसके अंदर अपन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब यूज़ करते हैं, वो आने वाली वीडियोस में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को डिटेल में। अभी आप इतना ही देख लीजिए, उनके अंदर जो एनोड एंगल यूज़ करते हैं वो दोस्तों 12 से 15 डिग्री का यूज़ किया जाता है। एनोड एंगल 12 to 15 डिग्री का यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लार्ज एनोड एंगल है और ये आपका स्मॉल एनोड एंगल है। तो लार्ज एनोड एंगल में आप देख सकते हो दोस्तों जो रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है, उसका जो फोकल एरिया है वो कितना है, वो बड़ा है। ठीक है, और स्मॉल जो एनोड एंगल है उसके अंदर जो इफेक्टिव एंगल है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, वो क्या हो रहा है, कम बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों स्पेस चार्ज इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, अभी तक अपन ने जाना कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो एक्चुअल में निकल कैसे रहे हैं, उसको कुछ टेम्परेचर दिया जा रहा है। वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल के अंदर। वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में। तो इस स्पेस चार्ज इफेक्ट एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, ठीक है, जो ट्यूब करंट होता है, ठीक है, जो एनोड है आपका, कैथोड जो है आपका, उस पर नेगेटिव चार्जेस होता है, बट उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उस पर कुछ टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, और वो टेम्परेचर दिया जाता है केवीपी में, किलो वोल्टेज के अंदर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उस टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है। अगर उस टेम्परेचर की वैल्यू 20 के आसपास है, 15 to 20, 30, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कैथोड की सरफेस है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बना लेते हैं। खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये बिलो 40 kVp से नीचे, मतलब 20-30 के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20-30 के आसपास जो केवीपी देते हैं, उसके कारण क्या होता है, कैथोड की सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो वहाँ एक क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं दोस्तों, क्लाउड बना लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ही क्या कहते हैं अपन, स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। बट होता है क्या एक्चुअल में दोस्तों, 40 kVp से अपन जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे केवीपी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड की तरफ क्या करने लग जाते हैं, ट्रेवल करने लग जाते हैं, और एक करंट बनाने लग जाते हैं। और उस करंट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ट्यूब करंट। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ट्यूब करंट, जिसको अपन मेज़र करते हैं मिली एम्पियर में। किस में मेज़र करते हैं दोस्तों, मिली एम्पियर में मेज़र करते हैं। तो इससे एक चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, जो ट्यूब करंट है, जो एम है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, केवीपी पे। किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, केवीपी के। जैसे जैसे केवीपी इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आपका ट्यूब करंट में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे केवीपी को 40 kVp से ऊपर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्पेस चार्ज रीजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अभी अपन ने देखा ये
कैथोड था और इसकी सरफेस पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तभी तक थे जब जो केवीपी है, केवीपी कितना था आपका 40 केवीपी से क्या था, नीचे था। केवीपी क्या था आपका 40 केवीपी से नीचे की तरफ था, 40 केवीपी से नीचे था। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वहाँ पे क्लाउड बना रहे थे और उस रीजन को ही अपन क्या कह रहे थे, स्पेस चार्ज रीजन कह रहे थे। बट जैसे जैसे केवीपी के अंदर क्या, केवीपी को बढ़ाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, आगे ट्रेवल करने लग जाते हैं एनोड की सरफेस के पास में, ठीक है। जिससे स्पेस चार्ज रीजन क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, कम होने लग जाता है और एक करंट फ्लो होने लग जाता है। और उस करंट को ही अपन क्या कहते हैं, ट्यूब करंट कहते हैं, जिसको अपन मेज़र करते हैं एमएस है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, इसके अंदर भी स्पेस चार्ज इफेक्ट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, व्हेन ए स्मॉल केवीपी इज अप्लाइड टू द ट्यूब इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द फिलामेंट एंड फॉर्म अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नोन एज स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं इसके ग्राफ की। तो इसका जो ये देखिए दोस्तों ग्राफ है, इसमें आप इजीली सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। जो केवीपी है वो 40 के अप्रॉक्स या 40 से जो नीचे का केवीपी है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ बन रहे हैं, आपके कैथोड की सरफेस पे ही बन रहे हैं। और उस रीजन को अपन क्या कह रहे हैं, स्पेस चार्ज रीजन। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, केवीपी इंक्रीज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रेवल करने लग जाते हैं और उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आगे ट्रेवल करते हैं और टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं दोस्तों अपन, ठीक है। स्पेस चार्ज इफेक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी इजीली समझ गए होंगे इस ग्राफ से। एक तो आपके केवीपी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, कैथोड और एनोड के बीच की जो डिस्टेंस है, एनोड और कैथोड के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अब अपन ने पिछले वीडियोस में देखा, फॉक्सिंग कप के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके अभी तक फिजिक्स के फॉक्सिंग कप के बारे में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो कैथोड जो है उसकी सरफेस के चारों तरफ क्या लगा हुआ रहता है, फॉक्सिंग कप लगा हुआ रहता है। तो उस पर भी नेगेटिव पोटेंशियल ही रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली क्या करवाया जा सके, आगे मूव करवाया जा सके। तो एक इस पर भी डिपेंड करता है फॉक्सिंग कप किस चीज़ का बना हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, कंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉक्सिंग कप, फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड करेगा और फिलामेंट टेम्परेचर विच इज़ केवीपी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं हील इफेक्ट के बारे में। तो हील इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, अभी अपन ने देखा जो कैथोड था, सॉरी एनोड जो था, एनोड के अंदर क्या दिया जा रहा था, कुछ एंगल दिया जा रहा था। और एंगल क्यों दे रहे थे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जो एनोड की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सॉरी रेडिएशन जो एनोड की सरफेस से निकल रही है वो किस तरफ आए, आपकी कैथोड की तरफ ज़्यादा ना जाके वो एनोड की तरफ भी आए, ठीक है। इसलिए एनोड के अंदर क्या दिया जा रहा था, एक एंगल दिया जा रहा था और उस एंगल को अपन ने क्या कहा था, एनोड एंगल कहा था। अब दोस्तों अपन देखेंगे यहाँ हील इफेक्ट को। तो हील इफेक्ट में क्या हो गया, जो रेडिएशंस निकलती है एनोड की सरफेस से वो मैक्सिमम किधर जाती है, आपकी कैथोड की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन वो कम जा रही है, उतनी नहीं जा रही है। अगर टारगेट को एकदम स्ट्रेट कर दिया जाए तो मैक्सिमम जो रेडिएशन है, लाइक 80% जो रेडिएशन है वो किधर जाएगी, आपकी कैथोड की तरफ ही जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें एंगल देने से क्या होता है, वो कुछ रेडिएशंस एनोड की तरफ भी आती है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, हील इफेक्ट है दोस्तों। इसका बहुत अच्छा यूज़ है, मेमोग्राफी के अंदर किया गया है। उसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट का थिकर पार्ट है, पेशेंट का जो थिकर पार्ट होता है मेमोग्राफी में, पता है दोस्तों मेमोग्राफी ब्रेस्ट की जाती है और ब्रेस्ट के अंदर अपन देखते हैं जो थिकनेस होती है वो बैक की तरफ होती है। लाइक ब्रेस्ट चेस्ट से जहाँ से अटैच होता है, ठीक है, वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू निप्पल एरिया की तरफ, ठीक है। इसलिए जो चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, ब्रेस्ट का जो चेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे अपन उसको कैथोड की तरफ रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की, ठीक है, इस तरफ जो इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी। इसलिए इधर की तरफ जो रेडिएशन आएगी वो मैक्सिमम होगी और इधर की तरफ क्या होगी, मिनिमम आएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टूवर्ड्स कैथोड साइड
कंपेयर टू एनोड साइड, ठीक है। इसलिए उसको हमेशा किधर रखते हैं, कैथोड की तरफ रखा जाता है, क्योंकि वहाँ डीप पेनिट्रेशंस की नीड होती है, क्योंकि वहाँ थिकनेस ज़्यादा है पार्ट की, ठीक है। और निपल एरिया को एनोड की तरफ रखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा खासा यूज़ किया गया है हील इफेक्ट का। अब हील इफेक्ट एक्चुअल में डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है दोस्तों, हील इफेक्ट डिपेंड कर रहा है एनोड एंगल पे। एनोड एंगल को जितना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा उतनी ही जो हील इफेक्ट है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। उतनी ही रेडिएशंस कैथोड की तरफ क्या जाएगी, कम जाएगी। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, एफएफडी पे। अब दोस्तों एफएफडी क्या होती है, एफएफडी के बारे में अपन ने रेडियोग्राफी वाले चैप्टर्स में भी देखा था, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं रेडियोग्राफी के तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तीसरा डिपेंड करेगा दोस्तों फील्ड साइज़ पे, पेशेंट की जो बॉडी पार्ट है वो कितने एरिया का है, मतलब पेशेंट के कितने बॉडी पार्ट पे अपन एक्सरे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फील्ड साइज़ कहलाता है दोस्तों। तो उस पर भी हील इफेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यही है दोस्तों हील इफेक्ट। हील इफेक्ट डिफाइन द रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम टुवर्ड द एनोड साइड ऑफ द एक्सरे फील्ड, यही हील इफेक्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस इमेज में दोस्तों आप इजीली समझ सकते हैं, जो एनोड है उस तरफ जो रेडिएशंस निकल रही है उसे अपन ने नाम दे दिया है IA, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस टुवर्ड एनोड साइड, एंड IB इज़ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस टुवर्ड द कैथोड साइड। तो कैथोड की तरफ जो आने वाली रेडिएशन है, ठीक है, कैथोड की तरफ जो आने वाली रेडिएशन है वो हमेशा ज़्यादा है कंपेयर टू एनोड की तरफ आने वाली रेडिएशंस। इसलिए दोस्तों IA इज़ ऑलवेज लेस देन IB, ठीक है। तो यही आपका दोस्तों हील इफेक्ट है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे नए आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें दोस्तों। धन्यवाद।